मेरा 21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप बचती और कमरे में छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छुपकर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर मेरे साथ। मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर भी अपना दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने ये बात जैसे पकड़ ही ली थी। बार बार मुझे ये कहता, मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। इसे तो ये भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसके इस हरकत पर अब इससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर बैठ के चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल की चैट में मशरूम था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया। उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वो बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, अगर वो जिंदा होती आज आमिर की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरे देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, भाभी है तुम्हारी। वो कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। आप मुझे ना जाने क्यों देवर की ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वो पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ज्यादा सीधा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूं मैं, तो वह मुझे बस देखता रहा और कहता है, हाँ देखने में तो ठीक लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, देखो बीमार ना पड़ जाना। खामोश, मेरे 2,000 तुम पे लग जाएं। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुला छोड़ दिए थे। वह बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाज़त लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। ये क्या कि मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं। ये कहकर वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है। वो कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी थी। अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठो। मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वो शायद मेरे कमरे में आ रहे थे।
मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागे चली जा रही थी इतनी तेजी से। जैसे ही वो अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को अजीब भरी नज़रों से देखते हुए मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत ही ना समझ लें। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी से बात है, वो भी पिछले 1 घंटे से। हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं आमिर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की वाला है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही था। लेकिन मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आमिर बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख की सांस ली कि चलो उसे बात तो समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरा पति अगर सक्की मिजाज किस्म का हुआ तो मुझे तो और ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी इन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं किया था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे ये महसूस हुआ था कि मेरा पति सक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बराबर मुझे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं, वो तो आपकी माँ ही खोलती है। वो कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति सक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिसे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वो कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वो भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वो तो अगली रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, और मेरे लिए वो वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजर रहा था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी, यही इंतज़ार करती थी कब वो बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूँ। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूँथ के सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलते फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता है। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि ये कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी महसूस होती थी। दूसरा, मेरा देवर भी वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वो मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया
कि उनकी बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ महीने लाहौर में ही रहे। ये सुनकर तो मेरी परेशानी बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि रोहान जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पे ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा आमिर, आप मुझे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, मैं बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही डरा हुआ सा लग रहा था, बार बार अपने पसीने पहुंच रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, न जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है, ये ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है। और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वो कमरे से बाहर आया और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था उस वक्त। कौन आया था? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है, तो मेरे पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मुझसे बात करने के बजाय वो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी करने लगे। मैंने कहा आमिर क्या देख रहे हो? कहने लगे अभी बताता हूँ। तो उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोल कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरा देवर का ग्रीवान पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगे देखो वही हुआ जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा आप ये मुझसे क्या बोल रहे हो? ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ हुआ है वो सब भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा ही दे दी थी और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोटी पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज भेज देगा। मैंने बहुत मेहनत की, वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो आमिर ने तलाक दी, ना कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद आमिर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ दिन पहले ही आई, मुझे सब ये मालूम हुआ तो मैं आमिर को बहुत डांटा और रूहान को कहा तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आमिर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है, इसलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो
जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को एहसास हुआ तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उसे अच्छे तरह से एहसास हो गया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नत की तो मेरी छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है, आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ता कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वो मुझे किसी के साथ बातचीत करके देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।